Yes, guys. Let's continue with the topic. We already studied two postulates in the previous session. If you have not watched it, please go ahead because otherwise you won't be able to understand this particular topic. अभी थर्ड postulate क्या था आइंस्टाइन का? According to Einstein proposition, more intense radiation will have more photons. तो अगर समझो एक लाइट का इंटेंस बीम है जिसमें ज्यादा फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर है, तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ. क्या होता है? फोटॉन स्ट्राइक होता है, बराबर. इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर निकलता है. तो अगर मल्टीपल फोटॉन्स हो गए तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा? करंट, बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will result to more current. तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इंटेंस बीम अगर आप यूज करोगे तो मोर फोटोन होंगे, मोर फोटोन होंगे तो मोर कोलिजन होंगे, मोर कोलिजन होंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मोर करंट होगा. तो इनडायरेक्टली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट. तो करंट, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. और यही जो चीज थी वो ऑब्जर्व की अवर दिस पर्टिकुलर ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट. तो हर्ट्ज ने क्या नोटिस किया था? हर्ट्ज ने नोटिस किया था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, प्रोपोर्शनल लाइन मिलती है, बराबर. नोटिस किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था. क्या उसने नोट डाउन किया? क्या उसको समझा इस पर्टिकुलर चीज से? तो उसको ये चीज समझ गई कि दे हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. और आइंस्टाइन ने क्या किया? उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के पीछे का रीजन एक्सप्लेन किया. देखो आइंस्टाइन ने कैसे इन छोटी छोटी चीजों को एकदम प्रॉपरली सेपरेट किया है. नेक्स्ट वन, हायर इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मोर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर. इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहली बात ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं कौन सा ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो मैं वो वाला ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देखा था. इस लाइन पे, सॉरी, इस लाइन पे V प्लस देखा था, इस लाइन पे V माइनस देखा था, है ना. वो वाला ग्राफ देखने जा रहा हूं, पहला वाला. यहाँ पे आपका बेसिकली 0 वोल्ट था. ओके, तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया था? जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू इमेजिन दिस एज माई एमिसिव प्लेट, ओके, या फिर एमीटर. ओवर हियर आई हैव कलेक्टर. अभी सीन क्या होता है वो सुनो. जब भी आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो, 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 आप वोल्टेज को बढ़ाना चालू कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इसके ऊपर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, लेट्स से कि 1 वोल्ट मतलब एक चार्ज. अभी ये तो फालतूगिरी हो गया, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता. जस्ट इमेजिन इट दिस वे, लाइक ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा चार्ज. तो अगर 2 वोल्ट तो 2 चार्ज, और 3 वोल्ट 3 चार्ज. एवरी प्लस चार्ज विल अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर समझो पहले इसके पास सिर्फ 2 वोल्ट था, दैट मीन्स वोल्टेज कम है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था? इट कुड हैव अट्रैक्ट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते, तो करंट कम है. बट जैसे मैं वोल्टेज को और इंक्रीज कर रहा हूं, तो +2 वोल्ट से इफ आई गो टू सम अनदर वैल्यू, लेट्स से +5 वोल्ट, नाउ इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज इट इज अट्रैक्टिंग मोर इलेक्ट्रॉन, मोर करंट विल फ्लो इन द सर्किट. एज मोर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रे क्या होगा? आपका ग्राफ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है. अभी सीन क्या होता है? आफ्टर सम टाइम आपने नोटिस किया था कि ग्राफ में करंट फ्लैट हो जाता है, और वी से दैट द सैचुरेशन करंट इज अचीव. नाउ व्हेन एग्जैक्टली इज द सैचुरेशन करंट अचीव? तो उसके लिए इमेजिन करते हैं कि मान के चलो एक टाइम पे एमिटर का प्लेट सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है. कितने इलेक्ट्रॉन? 7. तो आपने तो एग्री किया कि 5 वोल्ट था तो 5 प्लस थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन बुला रहा है. चलो इसको हम लोग बढ़ा के 7 वोल्ट कर देते हैं अभी. तो जब 7 वोल्ट था तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. अभी सीन क्या होता है कि इसके बियॉन्ड अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, लेट्स से यू आर डूइंग सम +10 वोल्ट, सो एडिशनल 3 चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
even though there are 10 charges over here that wants to pull 10 electron, issue is that emitter पे सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पेसिफिक मोमेंट पे। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो तू भले ही यहाँ पे 10 ले या फिर 15 ले या फिर इनफाइनाइट ले, तेरे इलेक्ट्रॉन कितने जाने वाले? 7 ही इलेक्ट्रॉन जाने वाले। तो आफ्टर सर्टन वोल्टेज, इवन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज या फिर इवन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्लोइंग विल रिमेन सेम। एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग सेम, दैट मीन्स करंट जो होगा वो करंट सेम फ्लो होते रहेगा। और अगर ये करंट सेम फ्लो हो रहा है, इसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, और यही हम लोगों को फ्लैट लाइन देता है। समझ गए? अभी इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। रिवर्स डायरेक्शन इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। इफ यू रिकॉल अपना फर्स्ट वाला वीडियो इस चैप्टर का, इफ यू यूज द कम्यूटेटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्यूटेटर बाय द वे? इट एक्चुअली रिवर्ट्स द करंट, है ना? तो मतलब रिवर्ट्स द वोल्टेज। तो यहाँ का पॉजिटिव वोल्टेज पहले वो कम करने का काम करेगा। तो आपने +10 वोल्टेज लिया था, वो धीरे धीरे कम कर रहा है। अभी कितना है यहाँ पे? +7, तो अभी यहाँ पे +7 हो गया। ओके, तो आपका ग्राफ अभी है ना उल्टा प्रोग्रेस हो रहा है। तो ग्राफ पहले यहां तक आ चुका था, यहां तक, अभी वो रिटर्न जा रहा है, रिटर्न जा रहा है, रिटर्न जा रहा है, रिटर्न जा रहा है, +7 तक आ गया। आफ्टर +7 क्या होता है? इसका वोल्टेज और कम करता जाएगा वो कम्यूटेटर, क्योंकि अभी अपोजिट चार्जेस आने वाला है। तो समझो यहाँ पे +5 वोल्टेज आ गया, +5 वोल्टेज आ गया, तो और 2 चार्जेस इधर से हटा दो। तो अभी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को ये पुल करने की कोशिश करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन को। तो ये 2 हटा दिए मैंने। तो इनडायरेक्टली करंट का वैल्यू कम होने लग गया है। उल्टा स्टडी कर रहा हूं अभी मैं ग्राफ को। पहले मैंने ऐसे बताया आपको, बट नाउ आई एम स्टडीइंग द ग्राफ इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये आइंस्टाइन का सारा कंक्लूजन है। फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में है। मतलब समझो यहां पे आपने वोल्टेज को निगेटिव कर दिया। ओके, लेट्स से यू आर डूइंग निगेटिव वोल्टेज ओवर हियर, तो आपने माइनस में कर दिया। बट सीन क्या था? माइनस में आने से पहले देयर वाज प्लस प्रेजेंट। सो कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में थे, ऑलरेडी घर से निकल चुके थे। किसके तरफ अप्रोच करने के लिए? इस पर्टिकुलर प्लेट की तरफ अप्रोच करने के लिए। और जैसे आपने सडनली माइनस चार्ज कर दिया, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन अभी भी मोशन में है, तो मे बी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाए। तो इसीलिए इवन दो वी क्रिएट सम नेगेटिव वोल्टेज, जैसे देखो यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिव वोल्टेज दिया है -2 वोल्ट, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में थे, जिनके वजह से सम अमाउंट ऑफ करंट आपको मिलता रहेगा। तो कुछ करंट डेफिनेटली आपको सर्किट में देखने को मिलेगा, देयर इज नो एनी डाउट अबाउट इट। बट अगर आपने समझो ये निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में भागना चालू कर दिए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले अप्रोच कर रहे थे, अभी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवेंचुअली दे विल मीट विद दिस एमिटर, दे विल मर्ज विद दिस एमिटर, एंड सर्किट का करंट खत्म, टाटा बाय बाय, स्टोरी खत्म। डायरेक्ट क्या हो गया? मतलब करंट 0 हो गया ना। So the voltage or the negative voltage at which current becomes 0 is your cutoff point, if you recall. हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको कट ऑफ पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो ये कट ऑफ पॉइंट मैंने और डेप्थ में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। ये होता है आपका पूरा का पूरा सेटअप। वेरी गुड। अभी आगे क्या होता है वो समझते हैं। तो ये जो चीजें है ना सारी, ये चीजें किसने एक्सप्लेन की थी? ये चीजें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी। कि देखो कैसे बोला था उसने, जितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा, है ना? That means current increases with accelerating potential. Now if we increase V, that is voltage, beyond some point, if sufficient electrons are not present, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, एक टाइम पे 7 ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, तो तू भले 10 वोल्ट दे, 15 दे या इनफाइनाइट दे, that doesn't matter. So we will get constant current known as saturation current. Now increasing the incident intensity will increase the number of incident photons.
अगर समझो आप इंटेंसिटी चेंज करोगे बीम का, तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज तो डेफिनेटली करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया है। अभी आइंस्टाइन ने 6th पोस्टुलेट में एक फॉर्मूला क्रिएट करके दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला के मैक्स, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of electron could possess, or an electron could possess, is given by Ke max equals to h nu minus phi naught. Let us try to understand this particular formula in depth. ये फॉर्मूला को एकदम अच्छी तरह से बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। अभी कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो अभी होता क्या है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में, इमेजिन आपके पास एक मेटल है, ओके। अभी ये पर्टिकुलर मेटल का सीन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका मेटल है ना, ये मेटल में फोटोन एंट्री मारेगा, तो ये फोटोन यहां पे अंदर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही फोटोन यहां पे अंदर आएगा, क्या होगा, तो ये फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आएगा। सिंपल सा फंडा है, ओके, एकदम सिंपल सा है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो मतलब फोटोन को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, तो फोटोन को एक तो फाई नॉट प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड नॉट ओनली दैट, ये फाई नॉट प्रोवाइड करने के बाद और कुछ एनर्जी बचा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। बट ये एनर्जी किसने प्रोवाइड किया, तो ये एनर्जी फोटोन ने प्रोवाइड किया। फोटोन के एनर्जी को हम लोग एच न्यू भी लिख सकते हैं। तो जितना भी एच न्यू था वो दो पर्पज के लिए यूज हुआ, एक फोटोन को बाहर निकालने के लिए और एक काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। अभी फाई नॉट का जो फॉर्मूला है वो फाई नॉट एज इट इज लिखता हूं मैं, और के मैक्स को यहां पे ही रखूंगा। फाई नॉट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू के मैक्स, ओके। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को एक और इजी वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान के चलो एक शॉपकीपर है और उस शॉपकीपर दुकान में बैठा है, आप उसके पास जाते हो, यू हैव 100 रुपीज का न्यू नोट, मस्त एकदम करकरित नोट है, एंड आप क्या करते हो, इससे दुकानदार के पास देते हो एंड यू बाय 2 पैकेट्स ऑफ लेज, है ना। तो आप 20 रुपए के लेज के पैकेट खरीद देते हो, तो आपके पास कितने रुपीज बचेंगे, अभी 80। उसने लेज दिया और आपको 80 रुपीज रिटर्न किए। अगर आप लॉजिकली देखने जाओगे तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है। आपके पास 100 थे जिसमें से 20 चले गए, आपको क्या मिला, 80। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस ना, 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20। ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, लिखने के लिए क्या कुछ भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका सिंपल सा कंसेप्ट, ओके। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 100 जो था ना, 100 वो आपका टोटल एनर्जी था जो फोटोन के पास था, जिसको हम लोग बोलेंगे एच न्यू। इसमें से लेट्स से कि अच्छा, या फिर यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला 100 रुपीज अपना फोटोन का एनर्जी था, जिसको हम लोग ने डिनोट किया था एच न्यू से, ओके, टोटल एनर्जी। इसमें से 20 रुपीज अपने काम की चीज है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बराबर। अभी तो मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या लगता है, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन विच इज फाई नॉट, लिख लिया। और बचा हुआ 80 रुपीज, नाउ यू कैन स्पेंड दैट 80 रुपीज एनीवेयर यू वांट टू। So similarly, electron can spend that 80 rupees for whatever purpose it would like.
तो इलेक्ट्रॉन किसके लिए यूज करता है पता है? इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए यूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने फायदे के लिए उस पर्टिकुलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का काम करता है। तो ये होता है कंसेप्ट, समझ गए? तो ये होता है आइंस्टाइन का फॉर्मूला, के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड होता है इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस कर रहा हूं। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट एंड इट वेरीज लीनियरली विद द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, the electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आइंस्टाइन ने नोट डाउन की थी, जो हर्ट्ज मेंशन करना भूल गया या फिर उसने नोटिस नहीं किया। वो क्या बोलता है आइंस्टाइन कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना बाहर, जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही लेवल से बाहर निकले। फॉर एग्जाम्पल ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही एल्टीट्यूड पे अवेलेबल है या फिर एक ही लेवल पे अवेलेबल है। सम इलेक्ट्रॉन कुड बी लाइक दिस, सम इलेक्ट्रॉन कुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट ना? तो अभी ऐसा सिनारियो है, तो जब भी फोटोन स्ट्राइक होता है तो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, करेक्ट? तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इट कैन यूज मोर रिमेनिंग एनर्जी, लाइक वो और एनर्जी उसके पास ज्यादा बचेगा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि उसको बाहर आने के लिए कम एफर्ट्स लेने पड़े। सो इट नीड नॉट हैव टू डू मोर वर्क टू टेक इटसेल्फ आउट फ्रॉम द मटेरियल। बट whereas if you compare the same concept with this particular electron, इसको बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसको ज्यादा थिकनेस कवर करना था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके पास बहुत कम एनर्जी बचेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, लाइक वेयर एग्जैक्टली दैट इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, वेरिंग डेप्थ के ऊपर ये डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर समझो माइनस वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देन इलेक्ट्रॉन विल फेल टू रीच कलेक्टर इफ के मैक्स इज लेस देन ईवी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको समझना है। क्या है? एक सर्टेन वैल्यू से हम लोग गेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंचेगा कि नहीं। कैसे? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अगर समझो इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से बाहर निकला है, ओके, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? एंड I told you that this electron will have kinetic energy। तो समझो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी EV नॉट जितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी EV नॉट जितना है, EV नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइम्स E, तो अगर के का वैल्यू EV नॉट जितना हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर कलेक्टर तक पहुंच जाएगा और करंट कंट्रीब्यूट करेगा। So that means even though if collector has a zero potential, electron can still reach because उसके पास kinetic energy है। तो without even extra voltage provided, electron can move, है ना? ये इंटरेस्टिंग चीज है। बट अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इस EV नॉट से लेस है तो क्या इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिनारियो होता है। एंड एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिनारियो होता है, वी नीड सम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एट द राइट हैंड साइड, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर सके। क्या बोला मैंने? अगर समझो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी होता EV नॉट जितना, तो इलेक्ट्रॉन आराम से ओवरकम कर पाता ये डिस्टेंस को। बट एज एवरी इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड बैटरी। नेक्स्ट, अगर समझो इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल हो रहा है, जस्ट फेल मतलब कलेक्टर तक एकदम ऐसा पहुंच गया, एकदम मतलब एकदम क्लोज, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया, समझ रहे? तो वैसे केस में के का वैल्यू EV नॉट जितना लेते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो सकता है? EV नॉट जितना। ओके, तो ये चीज नोट डाउन कर दो, बाद में काम में आएगी। क्यों? क्योंकि अगर समझो आपको कंसेप्ट पता है क्या है, फोटो करंट कब जीरो होगा? जब वो वहां तक पहुंचेगा और उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया बट करंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके, क्यों करंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका वैल्यू EV नॉट जितना हो गया। उसको ग्रेटर देन EV नॉट होगा तो करंट जाएगा। देख,
के ई मैक्स अगर लेस देन ईवी नॉट है तो करंट डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता रे। अगर के ई मैक्स इक्वल्स टू ईवी नॉट होगा तो वो जस्ट कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेगा एंड कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते पहुंचते उसका एनर्जी डाई आउट। बट अगर के ई मैक्स का वैल्यू becomes greater than equals to EV naught, then it can create its own current। तो ये चीज समझ लो। अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, के ई मैक्स का वैल्यू becomes equals to EV naught या फिर के ई मैक्स इज इक्वल्स टू EV naught when photo current is 0। तो मतलब हाँ ये जस्ट थोड़ा पहुंच रहा है बट करंट नहीं दे पा रहा है। और के ई मैक्स का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एच न्यू माइनस फाई नॉट, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करे। So I can equate their right hand side and I get equation EV naught equals to h nu minus phi naught. You can divide by E on both side. If you divide by E on both side, then we get V naught equals to h by E nu minus phi naught by E. Correct? अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आइंस्टाइन ने क्या किया, E से डिवाइड करने के बाद मतलब हर जगह पे E डिवाइड किया, ये कट, उसने ना इसको कंपेयर किया y equals to mx plus c से। And he realized that on his y-axis we can plot V naught, that is stopping potential. On his x-axis he can plot frequency, तो उसने plot किया। Not only that, he noticed that m, that is the slope of line, because this is equation of line, correct? So slope of line is always h by e, h constant है, e भी constant है, तो h by e क्या हुआ, constant। Not only that, y ये जो होता है ना plus c, ये y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स y इंटरसेप्ट निगेटिव में हो रहा है या फिर निगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है। सो इफ वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ, वी रियलाइज दैट कि कांस्टेंट स्लोप मिलेगा एंड एट स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर स्लोप सेम है तो थीटा भी सेम है, और यही रीजन है जो ग्राफ इस बोला था, हर्ट्ज ने बोला था, he was not able to explain why these lines are at the same angle। क्यों सेम एंगल पे है, क्योंकि लाइंस का स्लोप सेम है जो h by e होता है, और अगर स्लोप सेम है तो एंगल सेम है, तो ये थीटा दोनों के दोनों सेम हुए कि नहीं, हो गए ना, दिख रहा है। नॉट ओनली दैट, y इंटरसेप्ट का भी रीजन क्या बताया, y इंटरसेप्ट का रीजन ये फाई नॉट इरेज करते हैं क्योंकि इट इज एक्चुअली फाई बाई ई विच वॉज लेटर फाउंड आउट बाय आइंस्टाइन। करेक्ट, देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे फाई नॉट बाई ई मिला। सिंस मटेरियल इज डिफरेंट तो दैट इज वाई वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि फाई नॉट 1 बाई ई ये होगा और ये फाई नॉट 2 बाई ई होगा, क्योंकि ये मेटल डिफरेंट है ना। बट मेन चीज क्या है, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में आ रहा है। स्लोप एंगल सेम क्यों है, क्योंकि स्लोप सेम है। तो ये सारी चीजें आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मदद से प्रूव कर दी। भाई ही वॉज डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ नोबेल प्राइज। इसके बाद उसका नोबेल प्राइज रोकने वाला कोई नहीं था, बंदे ने खा लिया टॉपिक को। पता है, 9th, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट इंटेंसिटी। मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो सर्किट का करंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी पे। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। वी हैव ऑलरेडी सीन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, अगर हम लोग थ्रू नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट ज्यादा होंगे एंड सो ऑन। ओके, और किसके ऊपर फोटो करंट डिपेंड है, तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। मतलब वोल्टेज ज्यादा करोगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, बट नॉट ऑन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको करंट फ्लक्चुएट करना है तो आप किसके ऊपर डिपेंड रह सकते हो, यू कैन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड यू कैन डिपेंड ऑन द वोल्टेज, बट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके करंट को चेंज नहीं कर सकते। But on the other hand, if you want to change kinetic energy, then you can depend upon frequency and not on intensity. तो intensity current को change करेगा, frequency kinetic energy को change करेगा। ये जो दो चीजें बहुत important है एंट्रांस के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, so you have to remember these things properly. Okay, let us try to solve this particular example 14.3. Solved example है, but अच्छा लगा मेरे को इसीलिए मैंने include किया है। The wavelength and intensity of incident light is 4000 angstrom.
तो दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ डियर्स, इट विल बी डिनोटेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा किससे डिनोट करेंगे? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से, सो दैट विल बी एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग कन्वर्ट करके 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हो, ओके। एंड 0.1 वॉट रिस्पेक्टिवली, दिस इज इंटेंसिटी, करेक्ट। क्या दिया है ये आपको? इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी 0.1 वॉट है। व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द लाइट एनर्जी एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट टाइम अभी आएगा तुम लोगों को, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं सीईटी एग्जाम में स्पेसिफिकली, तो दैट इज व्हाई you need to remember this next formula. Let's continue. What is the minimum change in the light energy? So they want us to find out E. Okay, so how can you find out E? You can find out E using the formula of hc by lambda. एकदम सिंपल। फोटोन एनर्जी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। यू कुड ईदर यूज एच न्यू, बट सिंस द फ्रीक्वेंसी इज नॉट प्रोवाइडेड, देन यू मॉडिफाई योर फॉर्मूला टू एच सी बाय लैम्बडा। नाउ डू यू चेक दैट वेदर ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट और नॉट। एच सी का वैल्यू अभी देखो दो वेज है, आप इसको डिफिकल्ट करके सॉल्व कर सकते हो या तो इजी करके। डिफिकल्ट करके कैसे? आप h को SI यूनिट में पुट करोगे, c को SI यूनिट में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? लेट मी शो यू ओवर हियर। तो अगर समझो आपको hc बाय लैम्बडा निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू। अभी लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है? लैम्बडा का वैल्यू 4000, करेक्ट। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, 4000 इंटू 10⁻10 लिखा आपने। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस कैलकुलेशन बिकम्स अ लॉट टफ, क्योंकि जैसे दिख रहा है ना आपको कि पावर है, ज्यादा से ज्यादा आप ये 10 एडजस्ट करोगे, बट देन टू यू हैव टू डू डिविजन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। टू अवॉइड दिस वी कैन एक्चुअली यूज इजी मेथड। ये जो HC होता है, HC उसका वैल्यू 12,400 होता है, प्रोवाइडेड आप लैम्बडा का वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग में ही पुट करोगे। अगर आप HC का वैल्यू 12,400 पुट कर रहे हो एज अ शॉर्टकट, इट इज अ रूल दैट यू नीड टू पुट दिस लैम्बडा का वैल्यू इन 4000 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब उसको चेंज नहीं करना है। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ गया तो आप आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ईवी में आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते तो आंसर जूल में आता, SI यूनिट में, बट यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो विच इज मोर प्रेफरेबल कैलकुलेशन वाइज दिस थिंग। बट अगर जूल में पूछा है तो क्या हुआ? इसको बाद में जूल में कन्वर्ट कर दो ना। हाउ कैन यू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल? इट्स क्वाइट इजी टू बी ऑनेस्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ना, कैलकुलेशन तो इजी हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपको जूल में आंसर मिल जाएगा अगर जूल में पूछा है तो। अदरवाइज ईवी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल यूनिट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रीडिंग्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग डील कर रहे हैं। अच्छा, ये होने के बाद हमें आगे क्या करना है? ये मैंने नोट डाउन किया है। जब आप HC 12400 पुट करोगे तो लैम्बडा को एमस्ट्रॉन्ग में पुट करना मत भूलना। अभी ये जो फॉर्मूला है ये है आपका ढासू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इज गिवन एज इंटेंसिटी और पावर अपॉन h न्यू। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, इंटेंसिटी अपॉन h न्यू। अभी देख, h न्यू का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं था, HC बाय लैम्बडा तो पता है ना, बट हम लोगों को अच्छा क्यों जरूरी है? E मिल गया ना हम लोगों को, E मतलब ही h न्यू होता है। जूल में फाइंड आउट किया, मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया। सिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों पुट नहीं किया? क्योंकि आपको इंटेंसिटी जूल पर सेकंड में था, बराबर ना, आपको वॉट में दिया था। तो दैट इज व्हाई आई कुडंट पुट इट इन द अनदर यूनिट। तो इसीलिए मैंने इसको 0.1 लिखा, इसको और आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कितना आया पता है? आपको आंसर आया 2 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स पर सेकेंड। कितने? 2, मतलब 1 सेकेंड में 2 टाइम्स इतने फोटोन जाते हैं। यस माय फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। सो क्या सर इतने फोटोन जाने के बाद इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नॉट नेसेसरीली। सारे के सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गए, ऐसा किसने बोला है? बहुत सारे फोटॉन्स आर पार चले जाते हैं, बहुत सारे फोटॉन अननेसेसरीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है।
मतलब सारे के सारे फोटॉन्स कोलिजन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं पाते. दे डो नॉट हैव द एबिलिटी टू डू सो. सो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझनी है. बट क्या इतने सारे फोटॉन्स होते हैं? यस, डेफिनेटली वी हैव दीज मेनी फोटॉन्स एंड दैट्स यू हैव टू रिमेंबर. अभी कॉम्पटन नाम का एक बंदा था, उसने कुछ चीजें बताई, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. ध्यान से सुनने की कोशिश करना. क्या क्या बोला कॉम्पटन ने बोला कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है अलॉन्ग विथ एनर्जी इट कैरीज. तो फोटोन के पास सिर्फ एनर्जी नहीं होता, तो उसके पास मोमेंटम नाम की भी चीज होती है. ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखो. All photons and electromagnetic radiation of a particular frequency have same energy and momentum. तो अगर समझो किसी चीज का फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो उनका एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड नॉट ओनली दैट, काइनेटिक छोड़ दो, फोटोन का एनर्जी सॉरी, ई, एंड नॉट ओनली दैट मोमेंटम मतलब पी, सारी की सारे वैल्यू सेम रहेंगे. तो मतलब अगर समझो दो फोटॉन्स है और दोनों फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा, उनका एनर्जी भी सेम रहेगा और मोमेंटम भी सेम रहेगा. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी डिविएटेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि समझो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर आजू बाजू में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना पाथ छोड़ के डिविएट होते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है. बट एज फोटोन डज नॉट हैव चार्ज, दे डू नॉट गेट deviated. This is the important thing. Okay, photons can have particle like collision with other particles such as electron. जो photoelectric effect में हम लोग वही तो देख रहे हैं. Second चीज, in photon collision energy and momentum of the system are conserved but the number of photons is not conserved. This is the most important statement of this particular एक्सपेरिमेंटेशन. तो कॉम्पटन ने जो भी नोट डाउन किया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को तो यही लगता है कि फोटोन में एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है. जब फोटोन किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है तो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते. पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोटॉन्स होते हैं वो फोटॉन्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. आपको बताया ना मैंने, आइंस्टाइन ने क्या नोट डाउन किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन स्ट्राइक होता है देन दीज फोटॉन्स एक्चुअली गेट डिस्ट्रॉयड. तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम कैसे रहेगा? बिफोर अलग नंबर होगा, आफ्टर अलग नंबर होगा, सो वी हैव डिफरेंट नंबर्स. देन फोटॉन्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फोटॉन एब्जॉर्ब हो सकते हैं एंड न्यू फोटॉन्स भी क्रिएट हो सकते हैं. नए फोटॉन कैसे क्रिएट होते हैं? सिंपल एग्जांपल ले लो. आप रात में घर में हो, लाइट इज स्विच्ड ऑफ, then suddenly you turn on the light, what is going to happen? आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी. क्यों? क्योंकि लाइट ने नए फोटॉन्स क्रिएट किए. सो इट इज पॉसिबल यूजिंग एनर्जी वी कुड क्रिएट न्यू फोटॉन्स. इट इज सिंपली पॉसिबल. ओके, देन फोटॉन ऑलवेज मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोटॉन का स्पीड कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट जितना, क्योंकि भाई वो खुद लाइट है. करेक्ट है. एंड इट इज नेवर एट रेस्ट, मतलब फोटॉन कभी भी नहीं रुकता. देयर इज डजंट नीड टू हाइपोथाइज द ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट. ओके, तो लाइट के पास ना ड्यूअल नेचर होता है, ये हाइपोथाइज करने की जरूरत हो गई. उसके बाद ये भी पता चला कि सिर्फ लाइट के पास ड्यूअल नेचर नहीं होता, इट एक्चुअली हैज ड्यूअल नेचर. और सिर्फ लाइट के पास ड्यूअल नेचर नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास भी ड्यूअल नेचर होता है. किसके पास ड्यूअल नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास. तो दैट इज वाई ये जो फिनोमिनॉन है ड्यूअल नेचर का, वी कॉल दिस पर्टिकुलर फिनोमिनॉन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की है ड्यूअल नेचर, वेव और पार्टिकल नेचर के ऊपर. तो वेव नेचर में मैंने डिस्कस किया है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन. ऑल दिस थिंग्स यू विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स. इसमें से इंटरफेरेंस हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, व्हाट अबाउट पार्टिकल नेचर? नेक्स्ट, पार्टिकल नेचर में रिफ्लेक्शन होता है, देन कॉम्पटन इफेक्ट. अच्छा, रिफ्लेक्शन आप इस वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका भी प्रूफ है आपको पोर्शन में. बट
लाइक मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि पार्टिकल नेचर की मदद से भी आप रिफ्लेक्शन बता सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो प्रूव इट यूजिंग वेव नेचर. नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट जो एक्सरेज में होता है. यू कैन स्टडी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन गूगल. आपके सिलेबस में ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं है इसके रिलेटेड. नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है एंड व्हाट वी स्टडीड in this particular thing. That's it for this session, guys. We will continue in the next session.